Hello everyone, welcome to the class again. Yes, I hope सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन. प्रिपरेशन सही चल रही है आप लोग की, अच्छे से पढ़ाई. यस, ग्रेट, नाइस. तो स्वागत है आपका आज की क्लास में. अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें करने चाहूँगी आपसे. देखिए, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रही थी तो मैं देखा कि दो तीन बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि आप पीपीटी मत लाया कीजिए, है ना, पीपीटी से न पढ़ाया कीजिए. देखो बच्चा, पीपीटी लाना या पीपीटी से पढ़ाने का कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं अपने लेक्चर में, मैं मेरे लेक्चर बेसिकली आप जब भी देखोगे पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर मैं आपको पीपीटी पे उसको बताती हूँ. ठीक है. इससे क्या होता है, दो बार वो चीज़ आपको दिमाग में जाती है, दो बार आपको वो सुनने में आती है, और जितनी बार आप रेपिटेटिवली उसको सुनोगे उतना ही आपको समझ में आएगा. ठीक है. समझ में आया आपको. अगर आप मेरी क्लास में मेरी कही हुई बात को अच्छे से सुन रहे हो तो आपको अपने नोट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. क्योंकि जब आप पीपीटी देखते हो, जब मैं उसमें से बता रही होती हूँ, मैं वहाँ अंडरलाइन भी करती हूँ. जो जो भी इम्पोर्टेंट है आपको वो नोट डाउन करना है. वो आपके नोट्स हैं. देखिए, नोट्स मैं बना के दे दूँ उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप खुद अगर अपना दिमाग लगा के पढ़ के खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. पीपीटी होने से क्या होता है, जब आपको पीडीएफ मिलती है क्लास के बाद, आपको वहाँ पे क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ दिखता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. आप उसको देख के, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है ना, क्लास के बाद आप एक बार उसको रिवाइज किया करो. जब आप उसको रिवाइज करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको अपने नोट्स में कहाँ पे क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है ना. तो आपको बस इतना करना है कि मेरा लेक्चर आप ध्यान से सुनो, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ. ठीक है. मैं आपको हमेशा पहले समझाती हूँ. जहाँ पे फ्लो चार्ट रिक्वायर्ड है अपन फ्लो चार्ट भी बनाते हैं, तो आप वो बना लीजिए. अगर आपको पूरा, ऑब्वियसली पूरा स्टेटमेंट हमें कभी भी नहीं लिखना होता है. जब हम अपने नोट्स बनाते हैं हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं. ठीक है. और यही तरीका है नोट्स बनाने का. ठीक है ना. तो हमेशा जो जो आपको पूरे स्टेटमेंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगती है, इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, बस उसी को लिखो. और वो आपको पता चल जाएगा अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सुनोगे तो. क्लास में बात करने की जगह उस पे कंसंट्रेट करो जो मैं बोल रही हूँ. समझ में आया आपको. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा. उसके अलावा डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, जहाँ भी रिक्वायर्ड है मैं आपके लिए वो लेके आती हूँ. डायग्राम के थ्रू समझना आसान होता है, ये मुझे पता है. इसीलिए जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ठीक है. नीट में ये ज़रूरी है कि आपको डायग्राम समझ में आए. बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको वहाँ डायग्राम नहीं बनाना है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या बताना चाह रहा है. ठीक है. तो जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा मैं हमेशा आपको डायग्राम्स दिखाऊंगी, बताऊंगी. ठीक है. और फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम पढ़ते हैं. ठीक है. ये तो बात हो गई आपकी पीपीटी की. दूसरी बात है कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम ये एनसीईआरटी से ज़्यादा है. ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, मैं मना नहीं करूँगी. पर ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं बेटा, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो. अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा तो करना ही पड़ेगा. दूसरे स्टूडेंट से जब आप थोड़ा ज़्यादा करोगे वही तो आपको एक एक्स्ट्रा वो वैल्यू देगा, है ना. तो आपको थोड़ा ज़्यादा तो करना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे. एनसीईआरटी में क्या होता है, कई बार वो बस एक टर्म दे दी जाती है, फिर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करते वो लोग, और फिर आपको अचानक से एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आ जाएगा उससे. तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि आपने पढ़ाया नहीं, है ना. एनसीईआरटी वालों को ये तो नहीं बोल सकते हम कि आपने तो बुक में दिया नहीं. ठीक है ना. तो नीट के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा ज़्यादा तो करना पड़ेगा. मैं उतना ही इंक्लूड करती हूँ जितना मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है. ठीक है बेटा. तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है. क्लियर है ये बात. ठीक है. चलिए, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे. और हमारा जो लेक्चर है वो है जीव जगत का वर्गीकरण का लेक्चर 4, जिसमें आज हम लोग साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. उससे पहले, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कि सबसे पहले हम जो यू बैक्टीरिया हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे. और रिवीजन में मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा साथ दें. साथ कैसे दें? कमेंट सेक्शन में आपको जो भी याद आ रहा है,
जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ आपको भी जितना याद आ रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगेन आपने जो भी याद किया है आप जितनी बार उसको रिकॉल करोगे आपके माइंड में वो उतना ही बैठता जाएगा। ठीक है, तो उसको आप भी मेरे साथ साथ रिकॉल करो, उससे आपको चीज़ें याद होंगी बेटा। यही तरीका है बायो याद करने का। बायो देखो ऐसा तो है नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा आपको मैथ्स की तरह सॉल्व करके कोई आंसर आ जाएगा। इसमें आपको चीज़ें याद करना ज़्यादा पड़ता है, और याद करने का एक ही तरीका है, रेपिटिशन। ठीक है, रिपीट करो चीज़ों को। समझ में आया आपको? चलिए, ग्रेट। तो हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछली क्लास में मैंने आपको फ्लैजिला के बारे में बताया था, हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखा था, याद है आपको? तो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स थे। कौन बता सकता है मुझे कौन कौन से 3 पार्ट्स थे फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में? जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। फ्लैजिला के हमने 3 पार्ट्स देखे थे। यस, एक होता है ओके आधार काय, दैट इज बेसल बॉडी। फिर होता है हुक, है ना, और उसके बाद होता है तंतु, दैट इज फिलामेंट। याद है आप सबको? फिर हमने क्या देखा था कि जो आधार काय या बेसल बॉडी होती है वो किसके अंदर धसी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर धसी हुई होती। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसके अराउंड 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स होती हैं, है ना। और जो रिंग्स होती हैं ये वो जैसे बाहरी एक पैर हो गया और एक अंदर वाला पैर हो गया। जो बाहर वाला पैर है उसमें जो 2 रिंग्स है वो कौन सी है? एल और पी। अंदर वाला है एस और एम। ठीक है, याद है आप लोगों को? तो अपन ने देखा था कि इसमें 2 पेयर्स होते हैं, एक बाहरी पेयर हो गया रिंग्स का जिसको हो गया एल और पी, और एक अंदर वाला हो गया है एस और एम। अपन ने देखा था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उसमें कैसी सेल वॉल होती है? ज़्यादा मोटी होती है या पतली होती है इन कंपैरिजन टू ग्राम पॉजिटिव? मोटी होती है, बिकॉज वो डबल लेयर्ड होती है ना। अंदर एक पतली पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है और उसके ऊपर लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, तो ये मोटी लेयर होती है। और इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं उसमें आपको दोनों पेयर्स ऑफ रिंग्स मिलेगी बेसल बॉडी पे, ठीक है, आधार काय पे। बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्योंकि सेल वॉल थिन होती है, सिर्फ एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ठीक है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ये युग्म मिलता है वलय का, एंड दैट इज एस एम। ठीक है, ये अपन ने देखा था। उसके बाद हमने देखा हुक क्या करता था, ये बेसल बॉडी को फिलामेंट से कनेक्ट करता है ना। तो ये मान लीजिए बेसल बॉडी है, ये हुक होता है जो कि फिलामेंट अगर ये है तो फिलामेंट को ये बेसल बॉडी से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो फिलामेंट होता है ये हो गया हुक आपका, और ये जो फिलामेंट है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजिला के नाम से आप याद रख लो, फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जो कि गतिशीलता प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमने फ्लैजिला के बारे में पढ़ा था बेटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके पहले हमने ग्राम्स चेनिंग भी देखा था, है ना, याद है अभिरंजन? ठीक है, तो ग्राम्स चेनिंग के क्या क्या स्टेप्स थे, जल्दी बताइए। सबसे पहले आप जीवाणु को किससे अभिरंजित करते हैं? क्रिस्टल वायलेट से। फिर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से। फिर हम क्या करते हैं? वो धोते हैं, किससे? एसीटोन या फिर अल्कोहल से। ठीक है, उसके बाद अगर वो बैक्टीरिया कैसा है, अगर वो वायलेट कलर आपको दिखता है, ये अगर वो वायलेट कलर का दिखता है इसका मतलब वो क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर वो कलरलेस दिखता है तो वो हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्योंकि ग्राम स्टेनिंग से तो वो कलरलेस दिख रहा है तो उसको किसी चीज़ से तो कलर करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ कर रहे हैं? सैफरनीन। ठीक है, जिससे वो रेड या पिंक कलर का हमें दिखाई देगा। गॉट इट एवरीवन? ये हमने ग्राम स्टेनिंग के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था ये वायलेट होगा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कलरलेस होगा। जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें आपको सिंगल लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल मिलेगी, सिंगल लेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको डबल लेयर मिलेगा, अंदर पेप्टिडोग्लाइकन
और बाहर की तरफ आपको क्या मिलेगी, लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर मिलेगी। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा किस में होता है, पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा तो ग्राम पॉजिटिव में होता है क्योंकि थिक लेयर होती है यहाँ पे। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की ग्राम नेगेटिव में लेयर तो होती है पर थिन होती है, इसलिए कम पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे होगा। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ कुछ ही जीवाणु हैं जो रोगकारी होते हैं, ग्राम नेगेटिव में अधिकतर जीवाणु जो हैं वो रोगकारी होते हैं। ये हमने डिफरेंस देखे थे। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, दैट इज पोषण। उसमें हमने देखा था कि उपापचय की दृष्टि से या पोषण की दृष्टि से हम देखें तो जो मोनेरा किंगडम है, बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है बिकॉज ये स्वयंपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी भी हो सकते हैं। स्वयंपोषी में भी ये प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। विषमपोषी में मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं और सहजीवी भी हो सकते हैं। कितनी वैरायटी है ना। तो सबसे ज़्यादा वैरायटी हमें इन्हीं में पाई जाती है। हमने प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया देखे थे, ठीक है, दैट इज फोटोट्रॉफ्स हमने देखे थे। इनमें क्या था, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी है यानी ये सनलाइट यूज कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और सनलाइट ट्रैप करने के लिए इनके अंदर वर्णक होंगे, ठीक है, इनके अंदर पिगमेंट्स होंगे। यस, और उसके बाद हमने देखा था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये ऑक्सीजनिक नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का विघटन नहीं है, H2O का विघटन नहीं होता है। ये दूसरे कंपाउंड्स यूज करते हैं हाइड्रोजन दाता की तरह, जैसे H2S या अल्कोहल। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन इनमें रिलीज नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक होते हैं रसायन संश्लेषी, जो मैंने आपको बताया था। रसायन संश्लेषी क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसको यूज करते हैं अपना फूड बनाने में, तो उनको हम बोलते हैं रसायन संश्लेषी। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था नाइट्रिकारी बैक्टीरिया। ओके, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। याद है आपको, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सब इसमें आते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरियाज में। गॉट इट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि विषम पोषी भी ये हो सकते हैं, और विषम पोषी में ये मृतोपजीवी हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं। पर मैंने आपको बताया था कि मृतोपजीवी भी दो तरीके के हो सकते हैं, याद है आपको, दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो होते हैं अविकल्पीय मृतोपजीवी, ठीक है, और एक मैंने आपको बोला था कि उनके पास ऑप्शन है, वो विकल्पीय परजीवी भी हो सकते हैं। तो अपन ने देखा था कि अविकल्पीय मृतोपजीवी का क्या एग्जाम्पल था, बताइए जल्दी से। लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये इसके एग्जाम्पल थे। विकल्पीय परजीवी के मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ऐसे ही परजीवी जो थे वो भी दो तरीके के हो सकते थे। एक तो वो हो गए अविकल्पीय परजीवी, मतलब वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पैरासिटिक ही हैं। जैसे अपन ने देखा था माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस में था। ठीक है, और उसके बाद था विकल्पीय मृतोपजीवी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था पोषण के बारे में। उसके अलावा अपन ने देखा था सहजीवी भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारा था राइजोबियम, ठीक है, और फ्रैंकिया। ओके, याद है सबको। यस, नेक्स्ट हमने देखा था श्वसन, दैट इज रेस्पिरेशन। श्वसन दैट इज रेस्पिरेशन भी वायवीय हो सकता है, अवायवीय दैट इज एरोबिक एनारोबिक हो सकता है, और उसमें भी विकल्पीय और अविकल्पीय हो सकते हैं। ठीक है, याद है सबको। ठीक है, उसके बाद हमने जनन देखा, हमने देखा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉमनली इनमें, और वो भी कॉमनली बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। ठीक है, उसके अलावा एंडोस्पोर्स भी बनते हैं इनके अंदर। तो जब बेसिकली प्रतिकूल परिस्थितियां होती है ना, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, तो ये अपने अराउंड एक वॉल बना लेते हैं,
ठीक है, और ये एंडोस्पोर बन जाते हैं, बेसिकली हार्ड थिक वॉल बनाते हैं, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट होता है इसके अंदर, ठीक है, जो इनको प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, एंटीबायोटिक्स, इन सब के अगेंस्ट, ठीक है। फिर हमने देखा था लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सच इनमें नहीं है, पर ये शो करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दैट इज जीन्स का एक्सचेंज जरूर ये लोग करते हैं, ठीक है। और इसका प्रोसेस 3 तरीके से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ओके, एंड कंजुगेशन, दैट इज संयुग्मन। कंजुगेशन मैंने आपको बताया था कि सेक्स पाइलाई के थ्रू किसका निर्माण होता है, कंजुगेशन ट्यूब का, दैट इज संयुग्मन नलिका, जिसके थ्रू जो एफ प्लाज्मिड है वो एफ प्लस बैक्टीरिया से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया की तरफ चले जाता है, ठीक है। तो लास्ट में आपको जो दोनों बैक्टीरिया मिले वो कैसे मिले, एफ प्लस, दोनों ही एफ प्लस थे, क्योंकि इसके पास भी एफ प्लाज्मिड है, उसके पास भी एफ प्लाज्मिड होगी, ठीक है। एफ वर्ड जो है वो फर्टिलिटी फैक्टर के लिए है, ठीक है। ये मैंने आपको जनन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने देखा था हार्मफुल एक्टिविटी, याद है। तो हार्मफुल एक्टिविटी, सबसे हार्मफुल तो यही है कि ये हमारे अंदर डिजीजेस करते हैं, है ना। तो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म में ये डिजीजेस करते हैं। और डिजीजेस के नाम मैंने आपको कल बताए थे, ठीक है, उनको याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डी नाइट्रिफिकेशन या वी नाइट्रिकारी जो बैक्टीरियाज हैं ये हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्यों, नाइट्रोजन साइकिल मैंने आपको बताई थी। तो वी नाइट्रिकारी बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है उसको वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो नाइट्रोजन तो वायुमंडल में चली जाती है, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, इस तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता, जो कि अपन ने देखा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करता है बॉटुलिज्म, ठीक है। अब क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है मैंने आपको बताया था, ये एक तो ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ है, ठीक है, अविकल्पीय मृतोपजीवी है और अविकल्पीय अवायवीय है, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एनारोब, तो ये जो कैंड फूड होते हैं उसमें अच्छे से ग्रो करता है, जैसे आप ढक्कन खोलोगे ये तो मर जाएगा, पर इसके जो टॉक्सिन्स इसने रिलीज किए हैं वो आपके, जब अगर आपने वो खाया उस चीज़ को, वो आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो निर्जीव हो जाती हैं और जो पर्सन है वो मर सकता है, ठीक है। तो ये फूड पॉइजनिंग ये लोग कॉज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था बायोलॉजिकल वेपन की तरह इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और एक ये वाटर का पोल्यूशन करते हैं, जैसे विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफाई, ये वाटर बॉर्न डिजीज कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड और कॉलेरा, ठीक है। तो ये सारी इनकी हार्मफुल एक्टिविटी, यहाँ तक मैंने आपको कल का रिकॉल रिवाइज करवाया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आज हम पढ़ेंगे यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये सब खराब ही है, अच्छे भी हैं, ठीक है। तो यूजफुल एक्टिविटीज क्या है, यूजफुल एक्टिविटीज में सबसे पहले वही अमोनीकरण, दैट इज अमोनिफिकेशन या अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब वही नाइट्रोजन साइकिल जो मैंने आपको कल बताई थी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 3 प्रोसेसेस तो ऐसी हैं जो अच्छी हैं हमारे लिए, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रही है। एक प्रोसेस तो है अमोनीकरण। अमोनीकरण क्या होता है, जो मृत जीव होते हैं उनमें जो प्रोटीन्स हैं वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरियाज, ठीक है, जो कि सॉइल में फिर मिल जाते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं अमोनीकरण। और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का बैसिलस वल्गैरिस, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, तो ये अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। फिर होता है नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज जो करते हैं नाइट्रीकरण, ठीक है। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, जो अमोनियम बना है उसको जो बैक्टीरियाज हैं वो नाइट्राइट, ठीक है, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया आएगा जल्दी बताइए, नाइट्रोसोमोनास, है ना। और इधर कौन सा आएगा, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अगेन हमें हमारी सॉइल को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में रिच कर रहे हैं, इसलिए ये फर्टिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए अच्छे हैं, ये भी यूजफुल बैक्टीरियाज हैं।
नेक्स्ट आते हैं हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, वो हमारे प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको चाहिए वो सॉइल में से द फॉर्म ऑफ सर्टेन आयंस, है ना। आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में वो उसको ले पाते हैं। तो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है उसको, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उसमें चेंज करने के लिए कौन करता है ये काम, ये बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये दो प्रकार से हो सकता है। वन इज सहजीवी, दैट इज सिम्बायोटिकली, और एक होता है असहजीवी, एसिम्बायोटिकली, या फिर फ्री भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है, तो सहजीवी तरीके से, ठीक है, या फिर असहजीवी। अब सहजीवी तरीके से अगर अपन देखें तो सबसे पहले हम बात करें राइजोबियम की, किसके साथ ये सहजीविता में रहता है, चलिए जल्दी बताइए। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये किसके साथ बनाता है? यस, राइजोबियम, ये इजी है। राइजोबियम आपको मिलता है मटर कुल के जो पौधे होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, मटर कुल के जो पौधे हैं की जड़ों में, ठीक है, गांठ के अंदर, तो अपन इंग्लिश में बोलेंगे रूट नोड्यूल्स के अंदर ये पाए जाते हैं मटर कुल के पौधों में, ठीक है। एजोराइजोबियम किसके साथ मिलता है हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता हुआ? एक प्लांट होता है सिसबेनिया, सिसबेनिया प्लांट के साथ आपको एजोराइजोबियम सिम्बायोसिस में मिलेगा। तो सिसबेनिया की जो स्टेम होती है ना, का जो तना होता है बेसिक, ठीक है, उसमें होती है गांठें, उन गांठों के अंदर आपको ये एजोराइजोबियम मिलेगा। एजोस्पाइरलम आपको कहाँ मिलेगा? ये सुपरफिशियल सिम्बायोसिस शो करता है, ये आपको चावल, गेहूं, अनाज होते हैं ना, उनकी सरफेस पर, प्लांट की सरफेस पर, या आपको सतह पर सिम्बायोसिस करके हुए मिलता है एजोस्पाइरलम। फिर होता है फ्रैंकिया जो फिलामेंटस बैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसिटीज है, ठीक है, ये आपको किसके साथ मिलता है? ये कैजुअरीना प्लांट, ठीक है, और एलनस प्लांट, इनके साथ सिम्बायोसिस में रहता है। ये आपको याद रखना है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद एसिम्बायोटिकली भी, असहजीवी तरीके से भी ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे क्लॉस्ट्रीडियम, क्रोमैटियम, इजोटोबैक्टर, बाइजेनिकिया, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पाइरलम एंड रोडोस्यूडोमोनास, ठीक है, तेरे को तीन तो रोडो रोडो है, ठीक है। उसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम, क्रोमैटियम, एजोटोबैक्टर एंड बाइजेनिकिया, ये आपको याद रखने हैं। अब एक चीज है कि राइजोबियम और फ्रैंकिया ये फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, मतलब सॉइल में ये फ्री लिविंग तरीके से भी, मतलब मुक्त तरीके से भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब सिम्बायोटिक जरूरी नहीं है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही हो, फ्री भी मिल सकते हैं, पर जब ये फ्री होते हैं तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में तभी हेल्प करेंगे जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होंगे। समझ में आया आपको? ग्रेट। तो ये है अबाउट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो अगेन एक यूजफुल एक्टिविटी है बैक्टीरियाज की, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक क्वेश्चन पे, एजोटोबैक्टर तथा वन सेकेंड ना, एजोटोबैक्टर तथा बैसिलस पॉलीमिक्सा, ठीक है, उदाहरण है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, अमोनीकरण करने वाले जीवाणु, बीमारी करने वाले जीवाणु। अभी अभी मैंने आपको बताया एजोटोबैक्टर किसका एग्जाम्पल है। अगर आपको बैसिलस पॉलीमिक्सा नहीं भी पता है तो एजोटोबैक्टर पता है आपको, अभी अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का, तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो याद रखिएगा, कुछ नाम इंपॉर्टेंट हैं तो उसको हमें याद रखना है।
नेक्स्ट आता है डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि दही है ना। तो दूध से दही आप सबको पता है कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई, स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टाई। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं कर्ड फॉर्मेशन में, दूध से दही बनाने में। ठीक है, ये फर्मेंटेशन किण्वन के द्वारा कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देन एंटीबायोटिक्स, दैट इज प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बैक्टीरियाज को काम में लिया जाता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एंटीबायोटिक शब्द है वो सबसे पहले S.A. वेक्समैन ने दिया था। ठीक है, S.A. वेक्समैन थे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये शब्द हमें दिया। सबसे फर्स्ट जो जीवाणु से प्राप्त होने वाली हमें एंटीबायोटिक थी वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो हमें किससे मिली, हमें बैक्टीरिया से मिली। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से मिली वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और ये कौन से बैक्टीरिया से हमें मिली, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिसियस। ठीक है, जो कि एक एक्टिनोमाइसिटीज। समझ में आया आपको? ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज द फर्स्ट बैक्टीरिया जो सॉरी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमने बैक्टीरिया से बनाई। और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस वो बैक्टीरिया है, ये एक एक्टिनोमाइसिटीज टाइप का प्रोकैरियोट है। ठीक है, नेक्स्ट वी गो टू इंडस्ट्रीज। कई उद्योगों में बैक्टीरियाज का काम उपयोग किया जाता है। एक है विनेगर बनाने में, दैट इज एसिटिक एसिड, सिरका जिसको अपन बोलते हैं, उसको बनाने में। ठीक है, तो इथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया, जिसको अपन बोलते हैं एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया है ये आपको विनेगर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा क्या इंडस्ट्री में काम आता है, ये रेटिंग ऑफ फाइबर्स। रेटिंग या गलन मतलब ये बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है प्लांट्स में से फाइबर्स हटाने के। ये पादप आपको काफ़ी फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं जैसे जूट हुआ। ठीक है, तो इन फाइबर्स को हटाने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं। तो गलन रेटिंग जीवाणुओं की सहायता से पादप रेशों को अलग करना, दैट इज रेटिंग। अगर आपको नहीं पता हो तो आप ये लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम यूरिक एसिड बैक्टीरिया, ये इसमें यूज़ होता है। ठीक है, फिर होता है विटामिन प्रोडक्शन में। कुछ बैक्टीरियाज हमको विटामिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे ई कोलाई। ई, विटामिन ई, कोलाई के। तो ई और के, विटामिन ई और के, ई कोलाई आपको देता है। तो ई कोलाई को अपन कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो विटामिन ई और विटामिन के आपको देता है। ये हमारी आंतों में भी पाया जाता है, ये बैक्टीरिया नॉर्मली हमारी आंतों में मिलता है। ठीक है, तो आहार नाल में आपको ये मिल सकता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। और एक और बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम अलग है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम आपको राइबोफ्लेविन दैट इज विटामिन B2 देता है। और जैसे इसके नाम में है ब्यूटिलिकम, तो ब्यूट्रिक एसिड देता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा इंडस्ट्रीज में, एक तो हो गया विनेगर निर्माण में, तो उसमें अपन एसिटोबैक्टर एसिटाई यूज़ करते हैं। रेटिंग ऑफ फाइबर्स में, जिसमें हम क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। और विटामिन प्रोडक्शन, जिसमें आपका एक तो आ गया ई कोलाई जो आपको विटामिन ई और के देता है, और दूसरा आ गया क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो हमें राइबोफ्लेविन देता है, दैट इज विटामिन 2। गॉट इट? इसके अलावा एक और यूज़ है, और वो है चाय की जो पत्तियां होती है, चाय या जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं, गंध प्रदान करने की ना, तो पर्टिकुलर फ्लेवर देने के लिए टी लीव्स को, ठीक है, या टोबैको लीव्स को, इसको यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियाज को यूज़ किया जाता है।
अब इसमें कौन सा बैक्टीरिया है? इसमें बैक्टीरिया है बैसिलस मेगाथीरियम, ठीक है। और एक और है माइक्रोकस, ठीक है बेटा। तो ये दो बैक्टीरियाज जो है, ठीक है, बैसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस, ये चाय या तंबाकू की पत्तियों में गंध देने के लिए, इसको क्योरिंग बोल, उसमें यूज करे जाए, ठीक है। तो ये एक और हो गया, तो तीन चार टोटल हो गए। विनेगर निर्माण, रेटिंग ऑफ द फाइबर्स, ठीक है, विटामिन प्रोडक्शन, और चौथा हो गया ये चाय या तंबाकू की पत्तियों में, ठीक है। गॉट इट? आई होप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें लिखो बेटा, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पर इस वाली स्लाइड में देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको लिखने की ही है, इसलिए मैं इस पर इतनी देर रुकी हुई हूँ ताकि आप इसको अच्छे से लिख सको। थोड़ा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बाकी आपको पीडीएफ क्लास के बाद मिलेगी, आप कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गंगा जल की शुद्धता, दैट इज प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर, ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से फिर भी थोड़ी मेंटेन्ड है, और वो है डेलोविब्रियो बैक्टेरोवोरस। देखो बैक्टेरोवोरस आपको याद आ रहा है जैसे कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ऐसे ये क्या है? बैक्टेरोवोरस। बैक्टेरोवोरस मतलब ये दूसरे बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है। तो डेलोविब्रियो बैक्टेरोवोरस जो है ये बैक्टीरिया क्यों अच्छा है? क्योंकि ये दूसरे बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत गंगा का जो वाटर है उसको प्योर करने में इसका हाथ है, ठीक है। दैट इज द मेन रोल ऑफ इट। उसके बाद प्रदूषण निदेशक जीवाणु, दैट इज पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया की तरह काम करते हैं कोलाई, ठीक है। जो वाटर बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है उसमें ई कोलाई की मात्रा बहुत होती है। अगर ई कोलाई की मात्रा अगर किसी वाटर में ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो ये पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया भी है ई कोलाई, ठीक है। फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, लाइक ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम, ये दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियर। तो ये भी तीन यूजफुल एक्टिविटीज हैं। एक तो है गंगा जल की शुद्धता, दैट इज प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। सेकेंड इज, तो आपको ये नाम याद रखना है, डेलोविब्रियो बैक्टेरोवोरस, ठीक है। फिर पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया कौन सा है? ई कोलाई है, ठीक है। और तीसरा हो गया आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? ई कोलाई हो गया और एग्रोबैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे आके सारी यूजफुल एक्टिविटीज अपनी खत्म हो गई बैक्टीरिया। अब हम आगे आज तीन चीजें जो पढ़ने वाले हैं उस पे जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट, ओके, इससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? चाय की पत्तियों का अभिसादन इज क्योरिंग इनकी क्रिया के द्वारा होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया चाय और टोबैको लीव्स, ठीक है, उनमें जो गंध फ्लेवर ऐड करना है तो ये किसकी हेल्प से होता है? अभी हमने देखा किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जीवाणुओं के बारे में, जीवाणुओं की हेल्प से होता है। मैंने आपको बताया बैसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस, वो दोनों इसमें हेल्प करते हैं। गॉट इट? ग्रेट। अब आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, या नील हरित शैवाल जिसको, या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हम बोलते हैं। देखिए जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था सॉरी, जब लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांटी किंगडम में रख दिया था कि इनमें सेल वॉल थी, ठीक है। पर जब विटेकर आए और उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने क्या किया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को वहां से उठा के इन्होंने रख दिया मोनेरा में कि ये एक प्रोकैरियोट है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया नाम इसको किसने दिया? साइनोबैक्टीरिया नाम आईसीएनबी। अब आईसीएनबी क्या होता है? अपन ने आईसीजेडएन पढ़ा है, अपन ने आईसीबीएन पढ़ा है। आईसीएनबी क्या है? आईसीएनबी है इंटरनेशनल को ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया,
ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियाज के नामकरण के लिए एक अलग ही कोड चल रहा है, ठीक है। तो आईसीएनबी ने इनको नाम दिया साइनो बैक्टीरिया। विटेकर ने उनको प्रोकैरियोट्स में मोनेरा के साथ रखा, मोनेरा किंगडम में रखा, तो उन्होंने कहा फिर नाम भी बदलना चाहिए, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं बोलना चाहिए, तो अपन ने क्या इसको नाम दिया, आईसीएनबी ने उनको नाम दिया साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ वर्णक होंगे, कुछ पिगमेंट्स होंगे जिसकी हेल्प से ये कर रहा है। तो कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। क्लोरोफिल आपको पता ही है कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। कैरोटीनॉइड्स देंगे येलो कलर, पीला कलर। फाइकोसाइनिन, साइनिन वर्ड हमेशा नीले कलर के लिए होता है, और एरिथ्रिन वर्ड जो होता है हमेशा रेड कलर के, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर्स ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोवाइड करते हैं, इतने सारे पिगमेंट्स इसके अंदर होते हैं। अब आपको अगर याद हो, देखिए अपन ने यू बैक्टीरिया भी देखा था, है ना, यू बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, ठीक है। कुछ यू बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी हैं, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उनके अंदर कौन सा वर्णक होता था, उनके अंदर वर्णक मेनली होते थे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया तक बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही पाए जाते थे, पर साइनोबैक्टीरिया से अब क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना शुरू, ठीक है। क्लोरोफिल जो है आपको पता है ए बी सी डी अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल है, सब में ही पाया जाता है। तो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए मिलना शुरू हो गया था, इससे पहले क्लोरोफिल नहीं होता था, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता था, ठीक है। और एक और चीज हमने क्या देखी थी, जो यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता था उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, याद है ना आपको, उनमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही थी। ये साइनोबैक्टीरिया पहले ऐसे सजीव थे जो कि ऑक्सीजन पैदा करते थे थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एवोल्यूशन में आप देख रहे हो, सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया आया, उसके बाद यू बैक्टीरिया आए, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आए। तो यू बैक्टीरिया तक हमारा जो अर्थ था उसका एनवायरनमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग था, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। पर साइनोबैक्टीरिया जैसे ही आए उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया और हमारा जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग हो, ठीक है। और इसी से ही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये जो थे ये ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्रथम सजीव थे, गॉट इट। उसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया है हमेशा ब्लू ग्रीन कलर के नहीं होते, के नाम ब्लू ग्रीन एल्गी रख दिया तो ज़रूरी नहीं है वो ब्लू ग्रीन कलर के ही होंगे, कभी कभी वो रेड कलर के भी होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है। ट्राइकोडेस्मियम जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, पर ये रेड कलर की है, और ये जो रेड सी है वो रेड इसी की वजह से है। रेड सी का पानी जो लाल दिखाई देता है वो इस ट्राइकोडेस्मियम की से दिखाई, ये इतनी मात्रा में उगती है ना तो ये पूरा भर देती है उसको और रेड कलर दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी, और वो है बॉडीकोव प्रभाव। गॉडिकॉफ इफेक्ट भी अपन बोलते हैं, क्या होता है गॉडिकॉफ प्रभाव, किसी को पता है? ये गॉडिकॉफ इफेक्ट होता है कि जैसे जैसे समुद्र में अपन गहराई में जाते जाते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनका कलर चेंज होता है, ठीक है। तो समुद्र की गहराई के साथ साथ तो ब्लू ग्रीन एल्गी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी का रंग बदलता जाता है, इसे हम बॉडीकोव प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पहुंच पाती है, और उसी के अकॉर्डिंग इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको हम गॉडिकोव प्रभाव बोलते हैं। समुद्र की गहराई के साथ साथ जो ब्लू
एल्गी है उनका रंग बदलता रहता है, इसको हम गॉडिकोव प्रभाव बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्रथम सजीव कौन है हमारे ग्रीन एल्गी? साइनोबैक्टीरिया जो है उनमें, ये ऑब्वियसली प्रकाश संश्लेषी है तो पिगमेंट्स तो मिलने ही हैं। तो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है। उसके बाद गॉडिकोव प्रभाव क्या है? समुद्र की गहराई के साथ साथ इनके कलर चेंज होते रहते हैं, इसी को हम गॉडिकोव प्रभाव बोलते हैं। आईसीएनबी ने साइनोबैक्टीरिया नाम दिया था। ठीक है। और एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, इसकी वजह से जो रेड सी है वो रेड कलर की। समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली इनकी अ, विभिन्न रूपों में, ओके, बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स में आपको ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को, या तो वो एक कोशिकीय हो सकता है, सिंगल सेल, ठीक है, एक कोशिकीय या फिर यूनिसेल्यूलर, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रोटीन में रिच होता है, ठीक है। तो स्पाइरुलिना जो है वो सिंगल सेल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी है, यूनिसेल्यूलर। एक होता है निवही, दैट इज कोलोनियल, ये कॉलोनी में आपको मिलेंगे, जैसे है एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। और एक होते हैं तंतु में, दैट इज फिलामेंटस, ठीक है। से जो सेल्स हैं वो इस तरह कतार में अरेंज रहेंगे और एक ऐसे तंतु टाइप बना लेंगे, फिलामेंट टाइप बना लेंगे, जैसे है ऑस्लेटोरिया और स्टॉक, ठीक है। इनके जो फिलामेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइकोम। और जो कॉलोनी होती है वो जनरली एक आवरण से ढकी होती है, जेलेनोमा आवरण होता है उसके अराउंड, ठीक है। तो ये थ्री फॉर्म्स में आपको मिल सकते हैं, या तो ये सिंगल सेल एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, जैसे स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना आपको एग्जाम्पल याद रखना है। कोलोनियल हो सकते हैं निवही, एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस, आपको एक्चुअली इनके एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं, ठीक है। फिर तंतु में या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, जैसे ऑस्लेटोरिया हो गया और नॉस्टॉक। गॉट इट एवरीवन? तो ये तीन फॉर्म्स में आपको देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट, यस। बीजीए की संरचना, अब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कोई भी जो ब्लू ग्रीन एल्गी उसके सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है मेनली? सबसे पहले ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, ये याद रखो। ग्राम नेगेटिव है तो आप खुद अब सोच लो कि इनकी सेल वॉल कैसी होगी? डबल लेयर होगा। समझ में आया आपको? फिर सेल मेम्ब्रेन तो जैसे सबकी होती है वैसे ही लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होगा वो अभी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा? सेल वॉल जो होगी वो कैसी होगी? डबल लेयर की, ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, डबल लेयर की होगी। सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे आप बताइए जल्दी से? किसकी बनी होती है बाहर वाली लेयर? जल्दी बताइए। बाहर वाली लेयर बनी होगी डाइपो पॉली सेक्राइड्स की। अंदर वाली लेयर बनी होगी पेप्टिडो ग्लाइकन। ये हो गई आपकी आउटर लेयर, इनर लेयर, है सेल वॉल, ठीक है। बाहर के सेल वॉल के बाहर भी इसमें एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। स्ट्रक्चर क्या है? एक शीट होती है एक्चुअली, एक आवरण आपको दिखाई देता है, श्लेष्मी आवरण दिखाई देता है। स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे, रेशमी आवरण दिखाई देगा, ठीक है। और ये होता है म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है। ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी होती है वो पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स की म्यूसिलेजिनस शीथ, दैट इज रेशमी आवरण होता है, ठीक है। अब अंदर क्या होगा? सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है।
सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सबको पता है ये तो। लाइपो, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो ये ग्राम नेगेटिव है। इनके चारों तरफ श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया, म्यूसिलेजिनस शीट होती है। कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव तो ऑब्वियसली टू लेयर में होगी, सेल वॉल, ठीक है। कोशिका झिल्ली यू बैक्टीरिया के समान लाइपोप्रोटीन बनी हुई होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा हमें। साइटोप्लाज्म में एक तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड ना, मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेंगे 70s राइबोसोम्स मिल जाएंगे, है ना। मान लीजिए ये है 70s राइबोसोम। है आपका न्यूक्लियोइड, जीनोफोर भी बोलते हैं। फिर और क्या मिलता है इनमें, इनमें मिलते हैं आपको इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज में क्या होते हैं, एक तो होते हैं एल्फा ग्रैन्यूल्स, जिसको साइनोफेसियन ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, दूसरे होते हैं इनमें बीटा ग्रैन्यूल, ठीक है, जिनको हम क्या भी बोलते हैं, सॉरी, बीटा ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो बीटा ग्रैन्यूल्स ही बोलते हैं। इनमें फैट स्टोर होते हैं एक्चुअली, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और उसके बाद होते हैं इनके अंदर कलर से बनाते हैं, वाइट से अपन ने कुछ नहीं बनाया। तो इनके अंदर होते हैं गैस वैक्यूल्स, इनको लाइट बनाते हैं, हल्का बनाते हैं, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ब्योयेंसी प्रोवाइड करते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं। और इनके अंदर होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, तो इनमें क्या पाया जाएगा बच्चों, यस, बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक है, आपको इनके अंदर मिलेंगे वर्णक, है ना, पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स के समूह को क्या बोलते हैं, अपन ने पहले भी देखा था, पिगमेंट्स का जो समूह आपको मिलेगा उस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे क्रोमैटोफोर, ठीक है, क्रोमैटोफोर। ये कुछ चीजें आपको एक ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल में आपको दिखा, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड होगा, 70s राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। फिर कुछ इंक्लूजन बॉडीज हो, जैसे कि अल्फा ग्रैन्यूल्स, बीटा ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल्स, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर क्रोमेटोफोर्स होंगे, जिसमें वर्णक प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें साइटोप्लाज्म में, गॉट इट एवरीवन। तो ये है एक ब्लू एल्गी के सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। डन। कुछ भी छूट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ आपको मिलेगी, आप उसको यूज करके कंप्लीट, ठीक है। पर चीज़ों को याद करने का तरीका सोचिए, कैसे याद कर सकते हैं हम, आप ऐसे याद रखिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि ग्राम नेगेटिव है, तो इस ऑब्वियसली दो लेयर होगा सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन उनके जैसा ही होगा, सबका होता है, ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है, ठीक है। अंदर क्या मिलेगा, जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, न्यूक्लियोइड हो गए, राइबोसोम्स हो गए, है ना। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो क्रोमेटोफोर्स आपको मिलेंगे, और क्योंकि इसमें इंक्लूजन बॉडीज है तो आपको 3 इंक्लूजन बॉडीज आपको याद रखनी होंगी। तो बस इतना इतना हो जाता है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें पाई जाती है उनकी। तो क्रोमेटोफोर्स जैसे मैंने आपको बताया, तो ये क्या है, ये है वर्णक का समूह। तो हमने देखे ही थे कि इसमें पिगमेंट्स मिल रहे हैं, क्लोरोफिल ए है, कैरोटिनॉइड्स है, फाइकोसाइनिन है, फाइकोएरिथ्रिन है, तो उनका समूह क्रोमेटोफोर्स बनाता है। उसके बाद होती है इंक्लूजन बॉडीज, है ना।
इंक्लूजन बॉडीज मैंने आपको बताया 3 तरीके की हो सकती है। एक होते हैं अल्फा ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अल्फा ग्रैन्यूल्स में बीजीए क्या करते हैं, वो अपने भोजन का संग्रह करते हैं, अपना जो फूड होता है ना उनका, वो उसमें स्टोर करते हैं। उनका फूड क्या है, स्टार्च। तो साइनोफाइसियन स्टार्च के ये बने हुए होते हैं। आया आपको? तो अल्फा ग्रैन्यूल्स में बेसिकली बीजीए क्या कर रहे हैं, अल्फा ग्रैन्यूल्स में अपना खाना स्टोर कर रहे हैं, और ये बने हुए होते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च के, इसलिए इनको साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। ठीक है। उसके बाद होते हैं एक और ग्रैन्यूल्स मैंने आपको बताए थे, और वो होते हैं बीटा ग्रैन्यूल्स। बीटा ग्रैन्यूल्स में स्टोर होता है फैट, ठीक है। तो फैट इज स्टोर्ड, इज वसा जिसको अपन बोलेंगे। फैट या फिर वसा का जो स्टोरेज है वो आपके बीटा ग्रैन्यूल्स में होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स या गैस रिक्तिकाएं जो होती है, यह ब्लू ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलती। पर्पल और ग्रीन जो यू बैक्टीरियाज हैं, ये पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरियाज हैं, उनमें भी देखने को मिलते हैं गैस वैक्यूल्स, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगी, और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरियाज में भी आपको गैस वैक्यूल्स मिलते हैं। गैस वैक्यूल नाम से ही आप याद रखो, गैस वैक्यूल तो इसमें गैस बढ़ जाती है, ये इसको हल्का बनाते हैं, ठीक है, और ये फ्लोट कर पाते हैं, उनकी वजह से ब्योयेंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्योयेंसी मतलब फ्लोट करने में हेल्प करते, तैरने में पानी पे, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेप्थ पे ये रह पाते हैं इनकी वजह से, ठीक है, पर्टिकुलर गहराई पे ये रह पाते हैं इनकी से, गैस वैक्यूल्स की वजह से। फिर और क्या मिलता है, न्यूक्लियोइड मिलता है, और अपन ने देखा ही था इनमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होगा, सारे प्रोकैरियोट्स में जो होता है वही इनके अंदर होता है, ठीक है। राइबोसोम 70s प्रकार के होंगे क्योंकि ये भी प्रोकैरियोट्स है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगी। क्रोमेटोफोर्स, जन बॉडीज, ठीक है, गैस वैक्यूल्स, ठीक है, न्यूक्लियोइड और राइबोसोम्स और बीटा ग्रैन्यूल्स और रह गए आपके जन बॉडी, ठीक है एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर। ये तो ये है बीजीए के बारे में, दैट इज ब्लू ग्रीन। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में जनन कैसे होता है? अब मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जो कि बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो बाइनरी फिशन दैट इज द्विखंडन से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल स्पायरोलीना। स्पायरोलीना जैसे मैंने आपको बताया था ना, सेलुलर है, एक सिंगल, तो इसमें बाइनरी फिशन जनरली पाया जाता है। एक और तरीका है जिसको अपन बोलते हैं खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा होगा कि जो फिलामेंटस है ना, तंतु में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने आप को का जो तंतु है ना वो टूट जाता है, और वो फिर अलग अलग पार्ट्स जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन या फिर खंडन। तो द्विखंडन और खंडन ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। बाइनरी फिशन कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है किसके अंदर, जो तंतु में ब्लू है, जो फिलामेंटस है उनके अंदर, ठीक है। अब इसमें आपको एक टर्म दिख रही है हॉर्मोगोनिया, ठीक है, या हॉर्मोसिस्ट के निर्माण द्वारा होता है। अभी हॉर्मोगोनिया क्या है? देखिए ये मान लीजिए एक तंतु में, दैट इज फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसको ये इसका फ्रेगमेंटेशन से अगर बेसिकली इसको रिप्रोड्यूस करना है, जनन करना है, इसमें क्या होता है, एक बीज की जो कोशिका होती है, कोई भी एक कोशिका, ये मृत हो जाती है, ठीक है, मृत हो जाती है ये कोशिका, ये डेड सेल हो गया। और धीरे धीरे क्या होता है, इसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो है, ये दो अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अलग खंड बन गया, और ये एक अलग खंड। अब ये जो दो अलग अलग खंड है इनको हम बोलते हैं हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया जो होते हैं, ये जो खंड बेसिकली डिवीजन होने के बाद ये जो दो अलग अलग हमें ये मिले, ये मोटाइल गतिशील है, इधर उधर मूव कर सकते हैं, और ये होते हैं, इनको अपन बोलते हैं हॉर्मोगोनिया, ठीक है। फिर ये बाद में डेवलप होके पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ठीक है। तो हॉर्मोगोनिया या हॉर्मोसिस्ट के निर्माण के द्वारा
ये लोग फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी एक सेल जो होता है वो डेड हो जाता है, और जहाँ पर भी वो डेड, मान लीजिए इसका इस जगह हुआ तो यहाँ से ये डिवाइड कर जाएगा दो में, ठीक है, या इधर हुआ इसके ऊपर से ये डिवाइड कर जाएगा, है ना। तो कोई भी एक सेल जब डेड हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर नीचे से जो ये बेसिकली फिलामेंट है या तंतु है, ये डिवाइड कर जाएगा और आपको दो अलग अलग ये फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, दो अलग अलग पीसेस मिल जाएंगे जिसको अपन हॉर्मोगोनिया बोलेंगे। और फिर धीरे 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 ये पूरे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है। तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन या फिर खंडन। ये आपको ऑसिलेटोरिया जो कि एक फिलामेंटस ब्लू एल्गी है उसमें को मिल। गॉट इट एवरीवन? तो ये बेसिकली जनन है, और ये तरीके का जनन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है बीजी, ठीक है। तो आपको ये ही याद रखना है जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम इतनी बार बात कर चुके हैं, अब इसकी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर रहा है ऐसे कंपाउंड्स में जो प्लांट यूज कर सकते हैं सॉइल के अंदर, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कुछ बीजीए जैसे कि नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक कोशिकाओं के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। हेटेरोसिस्ट, ये नाम याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट। देखो, मान लीजिए ये बीज ना, और स्टॉक या एनाबिना, ठीक है, इनमें से कुछ सेल्स जो होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये हेटेरोसिस्ट है, ठीक है। ये हेटेरोसिस्ट हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेस एंजाइम वो एंजाइम है जो रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करने के लिए। नाइट्रोजिनेस एंजाइम वो इस हीटेरोसिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हेटेरोसिस्ट वो स्ट्रक्चर्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, दैट इज नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करते हैं। ब्लू ग्रीन, समझ में आया आपको? हेटेरोसिस्ट नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये भी याद रखिए कि जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है ये सिर्फ अवायवीय अवस्था में ही काम करता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम नहीं कर सकता, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम करता है। अवायवीय अवस्था इसको चाहिए होती है नाइट्रोजनेस एंजाइम को। जस्ट फॉर योर नॉलेज है, आपको ये पता होना चाहिए, आगे भी हम इसको आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हेटेरोसिस्ट जो है तो इट इज रिलेटेड विद क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। ये जो कोशिका होती है जिसमें ये हेटेरोसिस्ट है, ये इस कोशिका को अपन हेटेरोसिस्ट जो बोल रहे हैं, इसकी जो भित्ति है वो मोटी होती है, ये कंपेयर टू दी अदर सेल्स, जो और सेल्स हैं के कंपैरिजन में इसकी भित्ति जो होगी वो मोटी और अहरित होगी, इसलिए ग्रीन नहीं होगी, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगी। इसका दूसरा काम है नाइट्रोजन फिक्स। बाकी और जो कोशिकाएं हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी। समझ में आया आपको? तो हेटेरोसिस्ट मोटी भित्ति वाली अहरित कोशिका है, समझ में आया? तो हेटेरोसिस्ट जो है वो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है, नॉस्टॉक, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये रिलेटेड है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है वो अवायवीय अवस्था में ही कार्य करता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो नहीं कार्य कर पाएगा। और जो हेटेरोसिस्ट है वो जो है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं का होता फिर उस सेल के अंदर, ठीक है। मोटी भित्ति होती है और फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बाकी सारे जो सेल्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
ओके, नाउ अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, तो ये दो तरीके से हो सकता है कि जैसे अपन ने पहले भी देखा था, या तो सहजीवी रूप में सिम्बायोटिक फॉर्म में, या फिर असहजीवी रूप दैट इज फ्री लिविंग फॉर्म। ठीक है, अब सिम्बायोटिक फॉर्म में एनाबेना और नॉस्टॉक, ये दो ब्लू ग्रीन एल्गीज है जो सिम्बायोटिक फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। एनाबेना आपको किसके साथ सिम्बायोसिस में मिलेंगी? एजोला जो प्लांट है उसकी लीव्स में एजोला प्लांट की लीव्स में आपको एनाबेना मिलता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए चावल की खेती हो रही है, उसमें अगर आप एजोला उगा दोगे, एजोला के प्लांट्स अगर आप साथ में उगा देते हो, चावल की जो उपज है वो 50% तक ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन कंटेंट इतना बढ़ा देता है। ठीक है, एजोला लीव्स। नॉस्टॉक आपको कहाँ मिलेगा? साइकस ट्री आपने सुनी, उसकी कोरेलॉइड रूट्स में। है, साइकस जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती है कोलेरॉइड रूट्स, उसमें नॉस्टॉक आपको सिम्बायोसिस में मिलता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। ठीक है, समझ में आया? फ्री लिविंग अगर अपन देखें तो एनाबिना नॉस्टॉक ऐसा नहीं है कि आपको सिम्बायोटिक फॉर्म में ही मिलती है, ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिलती है। पर अगर ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिलती है तो भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे अपन ने देखा ना राइजोबियम और फ्रैंकिया, वो फ्री लिविंग अगर मिलता है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता। भाई हम नहीं करेंगे, हम तो तभी करेंगे जब हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। पर ये अच्छे लोग हैं, एनाबेना नॉस्टॉक, ये चाहे सिम्बायोसिस में हो चाहे ये फ्री लिविंग हो, ये दोनों टाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, फिर है ओलोसिरा ऑसिलेटोरिया, ये भी फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखें। ओके बेटा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये स्ट्रक्चर का नाम दैट इज हेटेरोसिस्ट। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग फॉर्म तरीके के ब्लू ग्रीन हो सकते हैं। सिम्बायोटिक एनाबेना नॉस्टॉक, एनाबेना इजोला लीव्स में, नॉस्टॉक साइकस की कॉलरॉइड रूट्स में आपको देखने को मिलता है, और एनाबेना नॉस्टॉक फ्री फॉर्म में भी होता है, और ओलोसिरा और ऑसिलेटोरा ये फ्री लिविंग फॉर्म में बेसिकली हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। गॉट इट एवरीवन? आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है, अपन ने पढ़ा था स्पायरुलिना के बारे में, है ना। तो अपन ने स्पायरुलिना के बारे में क्या देखा था कि ये सिंगल सेल है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज करते हैं एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, ये तो टैबलेट्स के फॉर्म में भी आता है। ठीक है, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन हो गए प्रोटीन जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे ईस्ट, फंजाई, ठीक है, ये बैक्टीरियाज हो गए, जैसे स्पायरुलिना हो गया, उससे मिल रहा है, तो वो सिंगल सेल प्रोटीन का रिच सोर्स है स्पायरुलिना। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं, गाय भैंसों को भी चारे के साथ इसको दिया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। गॉट इट एवरीवन? तो एक दूसरा ये हो गया, और तीसरी एक और चीज, और वो है वाटर ब्लू। नाम सुना है आपने? जल प्रस्फुटन दैट इज वाटर ब्लू। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो जल प्रस्फुटन कॉज करती है, वाटर ब्लू कॉज करती है। प्रदूषित पानी में ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है और बहुत तेज़ी से फैलती है और पूरे पानी को कवर कर लेती है। इसको अपन वाटर ब्लूम या जल प्रस्फुटन कहते हैं। इसमें आपको दो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम याद रखने हैं, एक है माइक्रोसिस्टिस, ठीक है, और दूसरा है एनाबेना फ्लॉस एक्वा। ठीक है, एनाबेना फ्लॉस एक्वा।
माइक्रोसिस्टस, एनाबेना, फ्लॉस एक्वा, ये दोनों एल्गी हैं जो वाटर ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जनरली। है वाटर ब्लूम मतलब समझ में आ गया आपको? वाटर ब्लूम मतलब क्या है कि कई बार जो प्रदूषित पानी है इसके अंदर ये जो एल्गी एल्गी ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो कर पूरे पानी को भर देती है, तो हम वाटर ब्लूम हैं। और इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, माइक्रोसिस्टस और एनाबेना फ्लॉस एक्वा। ठीक है बेटा, तो ये तीन चीज़ें हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखी हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दूसरा मैंने आपको स्पायरोलिना के बारे में बताया, और तीसरा है जल स्फुटन, जल प्रस्फुटन या फिर वाटर ब्लूम। ओके, अब अपने पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया चित्र तंतुई नील हरित शैवाल नॉस्टॉक का है, इसके ए व बी नामांकित भागों को पहचाने व सही विकल्प चुने। ठीक है, तो आपको ए पार्ट दिख रहा है, ए किसको दे रहा है, ठीक है, और बी दिख रहा है यहाँ आपको। आई होप ये डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क है शायद। ठीक है, तो ए जो है वो इस स्ट्रक्चर को दिखा रहा है आपके, ठीक है, और बी दिखा रहा है जो आउटर लेयर है। बताइए ये क्या है, ए क्या है और बी क्या है? मैंने आपको बताया था ए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यस, किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और वो है हेटेरोसिस्ट। और जो बाहर की जो डॉटेड 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 लेयर है वो है म्यूसिलेजिनस शीथ, दैट इज श्लेष्मी अच्छद। ओके, सो आपका आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट। गॉट इट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? ग्रेट। अब हम आते हैं आर्की बैक्टीरिया। यस, करें आर्की बैक्टीरिया आज? यस, तो चलिए, आर्की बैक्टीरिया जो है उस समय हमारी पृथ्वी पे थे जब कोई भी नहीं, है ना। पृथ्वी पे हालात ही ऐसे नहीं थे कि कोई होता, एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब था। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे हर जगह, ठीक है ना, और बहुत ही हाई टेम्परेचर्स थे और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, तो कोई भी जीव वहाँ पे नहीं था। पर ये लोग थे, ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो हमारी धरती पर आए। ठीक है, ये है हमारे आर्की बैक्टीरिया। यस, इनको हम बोलते हैं जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म, दैट इज लिविंग सेल, वो भी प्राचीनतम जीवन। तो बोलते हैं इनको लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब? कि फॉसिल क्या होता है? फॉसिल्स होते हैं जो डेड रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल जो बहुत टाइम पहले मर गए है ना, फिर दब गए, फिर उनके रिमेन्स आपको देखने को, जैसे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, है ना, ऐसे। वो बहुत ओल्ड एंशियंट टाइम्स में जो, ये भी बहुत पहले टाइम में थे, पर ये आज भी जिंदा हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। ठीक है, ये बहुत एंशियंट टाइम्स में पाए जाने वाले जीव हैं जो आज भी हमें मिलते हैं, इसलिए हम इनको फॉसिल या फिर जीवित जीवाश्म। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये पृथ्वी पे थे, आए बेसिकली, तब ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये कैसे होंगे, कैसा होगा श्वसन इनमें? वेरी गुड, ये होंगे अविकल्पीय अवायवीय, दैट इज ऑब्लिगेट एनारोब्स थे ये। ठीक है, तो अधिकांश आर्की बैक्टीरिया कैसे थे? अवायवीय, एनारोबिक थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन थी ही नहीं, तो वो एरोबिक हो भी कैसे सकते थे, तो वो एनारोबिक। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वातावरण इतना प्रतिकूल था, तो उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से वो उस वातावरण में सरवाइव कर पाए। और क्या चीज़ें ऐसी थी कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो थी डिफरेंट थी, ठीक है, अदर जीवाणुओं से। कि जो कोशिका भित्ति थी वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी हुई, वो बल्कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई। ठीक है, एक तो ये रीज़न था, और दूसरा जो उनकी कोशिका झिल्ली थी, ठीक है, वो ब्रांच्ड लिपिड्स की बनी हुई थी, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स की बनी हुई थी, शाखित लिपिड्स की बनी हुई थी, वेरेस, और सिंगल लेयर थी। वेरेस जो और बैक्टीरियाज थे उनमें वो अनब्रांच्ड लिपिड्स की बनी थी, और वो दो लेयर्स में, जैसे सब में दो लेयर्स होती है ना सेल मेम्ब्रेन की,
यस, लिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है, पर इनके अंदर सिंगल लेयर ही थी और वो लिपिड्स कैसे थे, ब्रांच्ड, ठीक है, हमारे अंदर कैसे हैं, अनब्रांच्ड। समझ में आया आपको? तो ये दो चीजें, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में जो डिफरेंस था, ये इनको इतना प्रतिरोधी बनाया, ठीक है, इसने इनको ये क्षमता दी कि वो ऐसे वातावरण में सर्वाइव कर सके जो इतना प्रतिकूल था। समझ में आया आपको? तो कोशिका भित्ति जो थी वो जटिल पॉलीसैकेराइड तथा जटिल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती, एक तो ये चीज है। और दूसरी चीज क्या है, कोशिका झिल्ली जो है वो शाखित श्रृंखला लिपिड, शाखित श्रृंखला लिपिड मींस ब्रांच्ड चेन लिपिड्स की बनी हुई होती है और वो सिर्फ एकल परत थी, ठीक है, जबकि अन्य जीवाणुओं में क्या होता है, वो अशाखित श्रृंखला लिपिड, दैट इज अनब्रांच्ड चेन लिपिड्स की बनी होती है और डबल लेयर होती है, ठीक है। तो ये दो चीजों ने इनको काफी प्रतिरोधकता प्रोवाइड की, ठीक है, और ये वहां सर्वाइव कर पाए। यस, और एक चीज जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो मैंने आपको एक्सेप्शन के फॉर्म में बताया था, मैंने आपको बताया था, तो जनरली बैक्टीरियाज जो होते हैं, ठीक है, उनके क्रोमेटिन में आपको डीएनए मिलेगा पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, पॉलीअमीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनकी कॉइलिंग में। बट मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था वहाँ पे आर्की बैक्टीरिया का, कि आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर जो हिस्टोन होते हैं उसके जैसे प्रोटीन प्रेजेंट। समझ में आया बेटा? तो क्या क्या आपको याद रखना है, अब इसको भी याद रखने का तरीका क्या हुआ, वही आप सोचो कि उस वक्त कैसा एनवायरनमेंट था, तो आर्की बैक्टीरिया कैसे होंगे। उस वक्त एनवायरनमेंट ऐसा था कि ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये एनाएरोबिक है, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां थी, इनकी सेल वॉल डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी, कोशिका भित्ति जो है वो भी डिफरेंट है, ब्रांच चेन लिपिड्स की बनी हुई है और सिंगल लेयर है, ठीक है। समझ में आया? ये चीज याद रखो। और फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है हिस्टोन प्रोटीन, कि इनके अंदर हिस्टोन जैसे प्रोटीन्स होते, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट, तीन तरीके के मेनली आपको आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे, मिथैनोजेंस हो गए, हेलोफाइल्स हो गए, थर्मोएसिडोफाइल्स हो गए, ठीक है। मिथैनोजेंस नाम से पता चल रहा है जो मीथेन बनाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल है मिथैनोकोकस, मिथैनोमाइक्रोबियम, ठीक है। मिथैनोजेंस ये क्या करते हैं, ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं उससे मीथेन रिलीज करते हैं, जैसे दलदल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ये मीथेन, ठीक है। जो गोबर होता है उसमें जो सेल्यूलोज होता है वो ये मीथेन में चेंज करते हैं, इसी वजह से ये गोबर गैस प्लांट में यूज लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो र्यूमिनेंट्स, आपको पता है जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, तो र्यूमिनेंट्स की, र्यूमिन जो होता है, आपने पढ़ा होगा जो जुगाली करने वाले ये जो बेसिकली ये जो पशु होते हैं, का जो स्टमक है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, र्यूमिन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। जो र्यूमिन है, र्यूमिन के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जो मिथैनोजन र्यूमिनेंस की र्यूमिन में पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं र्यूमिनोकोकस, ठीक है, ये भी एक मिथैनोजन है र्यूमिनोकोकस।
र्यूमेनोकोकस जो है वो र्यूमिनेंट्स की र्यूबिन में हमें मिलता है, और ये वहाँ पे क्या करता है, अगेन मीथेन गैस। ठीक है, तो मिथाइनोजेंस का बेसिक काम है मीथेन गैस बनाना। कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो वो उसको मीथेन चेंज कर देते हैं। दलदल में कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में, गोबर में सेलुलोज को मीथेन में, र्यूमिनेंट्स के र्यूमिन में भी ये पाया जाता है, जैसे र्यूमेनोकोकस है वो इसमें पाया जाता है, और ये मीथेन गैस। ठीक है, फिर आते हैं हेलोफाइल्स। हेलो मतलब सॉल्टी एरियाज में, सलाइन एरियाज में, तो अधिक जो लवणीय स्थान है, क्या है, सलाइन एरियाज आप बोल, वहां पे आपको ये हेलोफाइल्स मिलेंगे। देखो फाइल मतलब होता है हमेशा लविंग, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हेलोफिलिक मतलब सॉल्ट लव। ठीक है, तो ये आपको सॉल्टी एरियाज में, सलाइन एरियाज में, लवणीय स्थानों पे मिलेंगे। एग्जाम्पल है इसका हेलोबैक्टीरिया। ठीक है बेटा, फिर आते हैं हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स। अब अगेन थर्मो वर्ड आ गया आपके टेम्परेचर के लिए, एसिड वर्ड आ गया पीएच। ठीक है ना, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर एरियाज में, हाई टेम्परेचर हो और लो पीएच हो, तभी तो एसिडिक होगा, है ना। तो हाई टेम्परेचर और लो पीएच वाले एरियाज में आपको ये मिलेगा। जैसे कि ये मिलता है गरम पानी की जो सल्फर की जो स्प्रिंग्स होती है उसमें, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, सल्फर हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होती है, गर्म पानी के जो झरने होते हैं सल्फर के, उसमें आपको ये मिलता है थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, सल्फर के गर्म पानी के झरने जो हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन सल्फर हॉट वाटर स्प्रिंग्स, उसमें आपको थर्मो एसिडोफाइल्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है सल्फोलोबस थर्मोफिल्स। ठीक है, तो मिथाइनोजेंस हो गए, जैसे मैंने आपको बताया ये मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स हो गए, नाम से पता चल रहा है सॉल्टी एरियाज, सलाइन एरियाज में, लवणीय स्थानों में मिलेंगे। थर्मो एसिडोफाइल्स अगेन नाम से पता चल रहा है हाई टेम्परेचर लो पीएच वाले एरियाज में, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, सल्फर हॉट वाटर स्प्रिंग, सल्फर के जो गर्म पानी के झरने हैं उसमें आपको मिलेंगे सल्फोलोबस थर्मोफिलस, इसका एग्जाम्पल है। गॉट इट एवरीवन, तो ये तीन तरीके के आपको आर्की बैक्टीरिया हैं। अब एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं, हाईली सॉल्टी एरियाज में आपको मिल सकते हैं, और वो हो गए आपके आद्य बैक्टीरिया, यस आर्की बैक्टीरिया, ये आपका आंसर। माइकोप्लाज्मा अब हम लोग कल करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं, कॉलम 1 में दिए गए जीवों को कॉलम 2 में दिए गए प्राकृतिक वास के साथ मिलान कीजिए। कॉलम 1 में आपको दिख रहा है लवण रागी, दैट इज हेलोफाइल्स। सेकंड है थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्ड है मिथाइनोजन, फोर्थ है साइनोबैक्टीरिया। तो ये कहाँ आपको मिलते हैं, उस बेसिस पे आपको इनको मैच करना है। वेरी इजी, जल्दी से आंसर दीजिए। कि लवण रागी ऑब्वियसली लवण युक्त क्षेत्र में मिलेगा। थर्मो एसिडोफिल्स आपको कहाँ मिलेंगे, उष्ण स्रोत देंगे। मिथाइनोजेंस जुगाली करने वाले जानवरों के हाथ में। साइनोबैक्टीरिया जलीय वातावरण। तो ए का होगा 4, और क्योंकि ए का 4 एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर आपका 1 हो। ठीक है ना, तो आपका आंसर है 1। गॉट इट एवरीवन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात, ओके ये माइकोप्लाज्मा के बारे में है, कल करेंगे। थैनोजन किससे संबंधित होते हैं, थैनोजेंस कौन से टाइप के बैक्टीरियाज हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या है ये, थैनोजेंस हैं आद्य जीवाणु। ठीक है, ना तो ये डायनोफ्लैजिलेट है, ना अवपंक कवक है, ना सूजीवाणु है, ये है आद्य जीवाणु, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। फिर वे आदिम प्राकेंद्री प्राणी जो रोमंथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, बायोगैस, यस मीथेन, वेरी गुड, मीथेन जनको के, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट।
नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया सूजीवाणुओं में किससे भिन्न होते हैं? ये तो किस में क्या डिफरेंस होता है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, किस चीज में डिफरेंस होता है? कोशिका कला संरचना, पोषण का ढंग, कोशिका आकार या प्रजनन का ढंग? मेन डिफरेंस जिसकी वजह से वो सर्वाइव करवाए प्रतिकूल परिस्थितियों में है कोशिका कला संरचना। उनकी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट था, इस वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर। साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। यस, साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है? ग्रीन एल्गी, दैट इज नील हरित शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मोकोकस, मिथानोकोकस तथा मिथानोबैक्टीरियम किसके उदाहरण है? ठीक है, थर्मोकोकस, मिथानोकोकस तथा मिथानोबैक्टीरियम। मिथानोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, याद है किसके एग्जाम्पल्स हैं? आर्कीबैक्टीरिया के, है ना? तो क्या इसका आंसर होगा? जीवाणुओं के जिनका डीएनए शिथिल होता है अथवा सकारात्मक रूप में अधिक कुंडलित होता है, मगर जिनमें एक कोशिका कंकाल और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नॉट एट ऑल, ये तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, जीवाणुओं के जिनके भीतर एक कोशिका कंकाल तथा राइबोसोम होता है, साइटोस्केलेटन। आर्कीबैक्टीरिया के जिसके भीतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सुकेंद्रकीयों के कोक्रोड हिस्टोनों के समजात, बेसिकली आर्कीबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जिसमें ऐसे प्रोटीन मिलते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन के जैसे होते हैं। यस, दिस इज करेक्ट। चौथा अभी पढ़ लेते हैं अपन, आर्कीबैक्टीरिया के जिनके भीतर ऐसे कोई हिस्टोन नहीं होते जो सुकेंद्रकीयों में पाए जाने वाले हिस्टोनों के समान है, गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? 3। गॉट इट एवरीवन? 3 आंसर क्यों है, आपको समझ में आया? ग्रेट। नेक्स्ट, दिए गए विवरण को पढ़कर मिथानोजन से संबंधित सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इन्हें आर्कीबैक्टीरिया समूह में रखा गया है। ये गोबर गैस प्लांट में बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, सल्फर के गर्म झरनों में मिलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स आएंगे। ये पूर्णतः अवायवीय होते हैं। यस, दिस इज ऑल्सो राइट, क्योंकि ये एनेरोबिक होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1, 2 एंड 4 जो है वो सही है, तो आपका आंसर होगा सेकेंड। क्या समझ में आया? सल्फर के गर्म झरनों में हमें थर्मो एसिडोफिल्स मिलते हैं, मिथानोजेंस नहीं मिलते। ठीक है, तो 1, 2 और 4 आपका सही है। मैंने आपको बताया था ये अविकल्पीय अवायवीय अवायवीय। ठीक है, नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषी घटकों में शामिल है, बेसिकली कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, लेंथोफिल्स सब मिलते हैं, तो आंसर हो गया उपरोक्त। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसमें? 4, दैट इज उपरोक्त सभी वर्णक जो है वो आपको साइनोबैक्टीरिया में। हीट्रोसिस्ट के बारे में सही विकल्प चुनिए। ये कुछ तंतुई नील हरित जीवाणु जैसे नॉस्टॉक व एनाबिना में उपस्थित होते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये कोशिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए विशिष्टीकृत होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये कोशिकाएं काय होगा बेटा? ये कोशिकाएं नाइट्रोजनेस एंजाइम निहित रखती है, ये भी बात है। तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ये सारे स्टेटमेंट सही है हेट्रोसिस्ट के लिए। नाउ सेकेंड, ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है। साइनोबैक्टीरिया को खेतों में फसलों के सुधार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसका कारण है? साइनोबैक्टीरिया को जो फसल होती है, खेतों में जो फसल होती है उनके सुधार के लिए उसमें लेते, क्यों यूज में, क्या कारण है, कैसे ये हेल्प करता है फसलों की, आपको वो चुनना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एल्गल ब्लूम्स दैट इज शैवाल प्रस्फुटन, प्रकाश संश्लेषण या उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर सोचिए क्या आंसर होगा, क्यों हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर। ठीक है बेटा, सो विद दिस हम आज के सेशन के एंड पे आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। घर जाके वापस से इसको पढ़िए, अपने नोट्स को कंप्लीट थोड़ा सा एक्टिव करिए होइए और खुद से उस चीज़ को करिए। ठीक है,
जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आंसर्स। ओके देन, we'll meet in the next class. Bye bye, take care.